आज सेक्शन चलेगी आपकी सेक्शन 66, 67, 68, 69 और 70। जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके सेक्शन 63, 64, 65 और 57 एक बार रिवाइज कर लेते हैं वे क्या कहती है, फिर टू बी कंटिन्यू करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेक्शन 63 कहती है कि जुर्माने की रकम, कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्माना लगाया जाता है तो कोर्ट कितना जुर्माना इम्पोज कर सकती है। तो कहा या तो इंडियन पिनल कोड में उस जुर्माने की रकम मेंशन कर दी गई 1500 रुपये, 200 रुपये, इस तरह से, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका। या फिर अगर मेंशन नहीं की गई, केवल ये लिखा हुआ है कि जुर्माना लगा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, जितना चाहे उतना लगाए, बस उस मामले में वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंसिल चोरी करेगा तो बस इसके हिसाब से देख लेगा कितना जुर्माना लगेगा। फिर 64 में हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी, वहाँ कहा कि यदि कोई अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, कारावास या जुर्माना से दंडनीय है, या केवल जुर्माने से दंडनीय कोई ऑफेंस है, और जुर्माना देने में देरी करता है वो व्यक्ति, जो ऑफेंडर है जिसको कन्विक्ट किया गया, जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है, देरी करता है, तो देरी करने की एवज में उसको अलग से पनिशमेंट मिलेगा। उसका कैलकुलेशन सेक्शन 65 में दिया गया, और 65 ये कहती है कि जहाँ कारावास और जुर्माना दोनों इम्पोज किए जा सकते हैं, वहाँ जुर्माना न भरने की दशा में, जुर्माना देने में देरी करने की दशा में जो मुख्य कारावास है और जो मैक्सिमम मुख्य कारावास है उसका 1/4 कर लेंगे, जितना आएगा जुर्माना देने में देरी करने की दशा में उसको वो इम्पोज उसके ऊपर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। 57 में हमने पढ़ा था दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य समझा जाएगा। मतलब यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों इम्पोज किए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां 1/4 तो कर नहीं सकते आजीवन कारावास का, तो वहां गणित बिठाने के लिए आजीवन कारावास को 20 वर्ष के बराबर मान लिया और उसका 1/4 कर लेंगे, 5 साल के आसपास आएगा। ठीक है ना, अगर जुर्माना नहीं अदा करता वो। वे बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि केवल जुर्माने से दंडनीय कोई ऑफेंस है तो उस कंडीशन में, केवल जुर्माने से दंडनीय ऑफेंस, उस कंडीशन में जुर्माना देने में अगर देरी करते हैं तो उस कंडीशन में क्या कानून इंडियन पिनल कोड के अंदर है। और यहाँ जो अमेंडमेंट अभी भी करे उसको भी डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ। बाकी कोई चेंज नहीं किया आईपीसी में, इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं किया, जहाँ चेंज किया मैं मेंशन करके चलूंगा। सेक्शन 66 के ऊपर आते हैं, कहती है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। कह रहे कि द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन मे ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस। 66 में एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, और 66 ये कहती है कि जुर्माना देने में देरी करने पर जो एक्स्ट्रा कारावास उसको मिलेगा वो किस तरह का होगा। तो कारावास 2 प्रकार के होते हैं, या तो रिगरस या सिंपल। तो उस समस्या का समाधान सेक्शन 66 में डाल दिया, और 66 केवल इतना कह रही कि जो मुख्य जो अपराध उसने किया था उस अपराध के लिए जिस तरह का भी कारावास है वो कठोर है, तो जुर्माना देने में देरी करने की दशा में जो उसको कारावास मिलेगा वो भी कठोर होगा, और यदि वो सादा है तो ये भी सादा होगा। कोई डाउट है इसमें? सपोज दैट चोरी के मामले में सादा कारावास मिला 2 साल का, 3 साल का, जो भी कुछ मिला होगा, प्लस 5000 का जुर्माना देने में अगर देरी करता है तो यहाँ कैसा कारावास था? सिंपल, तो यहाँ भी सिंपल ही रहेगा, है ना। कुल मिलाकर के अब आजीवन कारावास है, आजीवन हमेशा कठोर ही चलता है। आजीवन कारावास प्लस जुर्माना 2 लगाए तो आजीवन कारावास हमेशा कठोर, हमेशा रिगरस ही चलेगा। मतलब उसमें कुछ ना कुछ काम करवाया जाएगा जेल के अंदर। तो जुर्माना देने में आजीवन कारावास और जुर्माना 2 इम्पोज किए, मान लिया आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना देने में देरी करता है, तो जुर्माना देने में देरी करने की दशा में जो उसको एडिशनल कारावास मिलेगा वो कठोर ही चलेगा, है ना। मतलब जुर्माना देने में देरी करने में जो कारावास मिलेगा उसकी नेचर क्या होगी, तो हमें इसकी नेचर देख लेनी, समझ गए ना। जिस अपराध के लिए उसको दंडित किया गया उसकी कैसी नेचर है, उसकी जो नेचर है वही नेचर सेम इसकी रहेगी। ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी सेक्शन 66। अब आते हैं 67 पर। 67 कहती है कि इफ द ऑफेंडर बी पनिशेबल विद द फाइन ओनली द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। मतलब 67 ये कहती है कि यदि कोई ऑफेंस केवल जुर्माने से दंडनीय है, जैसे हमने सेक्शन 53 में 5 प्रकार के दंड पढ़े थे, मृत्युदंड, आजीवन कारावास,
कारावास और जुर्माना और संपत्ति की जब्ती। मतलब जुर्माना भी अपने आप में एक पनिशमेंट है, जबकि हमें पनिशमेंट से कैसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, वही पनिशमेंट है। नहीं, यदि आपने जेल के अंदर भी नहीं डाला और केवल जुर्माना इंपोज कर दिया किसी पर्सन के ऊपर, तो वो भी अपने आप में एक दंड है, पनिशमेंट है। ठीक है जी। अब अगर जुर्माना और कारावास दोनों इंपोज किए तो उस कंडीशन में जुर्माना अदा न करने की या देरी करने की दशा में जो कारावास मिलेगा वो तो सारा कानून हम पढ़ चुके। अब एक अलग ही सिचुएशन की बात करते हैं सेक्शन 66 में, और 66 ये कह रही कि यदि केवल जुर्माना इंपोज किया गया था और जुर्माना ही देने में देरी करता है वो, तो तब कारावास कितना मिलेगा। तो सेक्शन देखिए क्या कहती है, कह रही कि इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, केवल जुर्माना से दंड है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, मतलब जो कोर्ट उसको कारावास देगी पेमेंट के डिफॉल्ट होने में, ऑफ द फाइन सेल बी सिंपल, पहली बार तो वो सिंपल होगा, रिगरस नहीं हो सकता। जब वो इतना छोटा ऑफेंस था कि उसमें केवल पनिशमेंट जुर्माना ही है, तो आप उसमें रिगरस नहीं दे सकते, सिंपल ही रहेगा, एक बात। दूसरी बात, एंड द टर्म्स फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडेड टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीडिंग द फॉलोइंग स्केल, मतलब एक स्केलिंग दे दी यहां पर कि इस नियम को फॉलो करेंगे आप और जुर्माना देने में देरी करने की दशा में इतना कारावास देंगे। ठीक है जी। ये नियम आगे देते, यहां से आगे नियम लिखे हुए, कह रहे दैट इज टू से फॉर एनी टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 2 months when the amount of fine shall not exceeding 15 rupees and for any terms not exceeding 4 months when the amount to exceeding 100 rupees and for any terms not exceeding 6 months in any other case। देखिए सिंपल सा रूल है एकदम से, मैं यहां लिख देता हूं। कह रहे कि यदि 1 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक का जुर्माना लगाया कोर्ट ने और जुर्माना देने में वो देरी करता है, तो 2 महीने का कारावास होगा, इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 2 month का होगा। और यदि 51 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का है जुर्माना, तो 4 महीने की सजा हो सकती है। और 100 रुपए से ज्यादा कितना ही है, चाहे 101 है या 200 रुपए है या 500 रुपए है, चाहे 1 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे कितना भी क्यों ना हो, अनलिमिटेड कितना भी है ना, तो उस किसी भी कंडीशन में 6 माह से ज्यादा का कारावास नहीं मिल सकता। ये स्केल दे देना ना, यहां लिखा हुआ ना, एंड फॉर एनी टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 4 months व्हेन द अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 100 रुपीज एंड फॉर एनी टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एनी अदर केस। तो ये बात समझ आई आपको, मतलब जुर्माना कारावास दोनों है तो वहां नियम अलग है, और केवल जुर्माने से दंडनीय कोई ऑफेंस है तो वहां नियम अलग है। केवल यदि जुर्माना और कारावास दोनों से दंडनीय अगर कोई अपराध है और जुर्माना देने में देरी करता है, मैं फिर से आपको बताता हूं कि मैं बार बार इस बात को आपको समझा रहा कि जुर्माना अदा न करने पर कारावास नहीं है, जुर्माना भरने में देरी करने पर कारावास है। ये ऐसा नहीं कर सकते, वो वेंडर ये नहीं कह सकता कि, या उसकी चॉइस नहीं है कि चाहे तो जुर्माना भर दे या जुर्माना न भरने की एवज में तू सजा काट ले। फिर तो ये तो बहुत आसान रास्ता मिल गया हमें, हम तो डकैती डाल करके लाएंगे 20-30 करोड़ रुपए, अपना डकैती डाल लेंगे और अपना कह देंगे कि अब कारावास ही भेज दो। हमें कारावास कितना होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, 6 महीने से ज्यादा इस नियम के अनुसार। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जुर्माना देने में देरी करने पर जो कारावास मिलेगा वो कितना होगा, कि 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली तो क्या कि यदि कारावास और जुर्माना दोनों इंपोज किए जा सकते हैं और दोनों ही इंपोज किए और जुर्माना देने में देरी करते हैं, तो जो मुख्य कारावास है वो जितना कारावास उसको दिया, चोरी के लिए मान लिया 2 साल का दिया, हत्या के लिए मान लिया 10 साल का दिया, या सपोज दैट डकैती के मामले में 3 साल की सजा हुई, उसका 1/4 नहीं करना, बल्कि इंडियन पिनल कोड में उस अपराध के लिए जिसके लिए उसको दंडित पनिशमेंट दिया जा रहा, उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है उसका 1/4 करेंगे। और फिर वो जो भी आएगा जुर्माना न भरने के लिए उसको, सॉरी, जुर्माना देने में देरी करने की दशा में उसको उतना कारावास मिलेगा। और 67 क्या कहती है, ये कहती है कि बहुत से मामले ऐसे हैं जो केवल जुर्माने से ही, केवल फाइन से पनिशेबल है। उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उस कंडीशन में कि यदि 1 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक का जुर्माना है तो 2 माह का कारावास होगा, और 51 से लेकर के 100 रुपए तक का कारावास है तो 4 महीने का कारावास होगा, और 100 रुपए से ऊपर चाहे कितना ही क्यों ना हो, किसी भी हालत में 6 महीने से ज्यादा की सजा नहीं होगी। चांसेस क्या हुए, 5,000 और 10,000 कर दिए, होने भी चाहिए थे, क्योंकि जब इंडियन पिनल कोड पर बना हमारा 1860 में, तो आपको पता ही उस समय 50 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। तो कुछ चेंजेस तो
इंडियन पिनल कोड में हो ही जाने चाहिए इस तरह के, जहां ये अमाउंट वगैरह लिखे हैं। जैसे 10 रुपये से 10 रुपये तक के जीव को रिश्ती पहुंचाओगे 427 428 में जा करके पढ़ते हो तो ये ऑफेंस, तो 10 रुपये का तो कोई जीव आता ही नहीं। अब समझ रहे ना। तो कुल मिलाकर के कुछ चेंजेस तो बहुत अच्छे हुए इंडियन पिनल कोड के अंदर, वे वो भी जाने चाहिए थे। आज की डेट में 50 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1860 में जब इंडियन पिनल कोड आया उस समय 50 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। हो सकता है ये 10-20 हज़ार रुपये के बराबर हो, है ना। तो कुल मिलाकर के क्या कह दिया कि 1 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का अगर जुर्माना है तो 2 महीने, और यहां से यहां तक है तो 4 महीने, और अन्य किसी भी मामले में 6 माह से ज्यादा का कारावास नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि वो जुर्माना भर देता है उस कंडीशन में क्या होगा? क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? या वो जुर्माना का कुछ पार्ट भर देता है, कोर्ट में जमा करा देते हैं, तो क्या उसकी सजा माफ हो जाएगी? तो अगली सेक्शन में इसी चीज को डिस्कस किया गया है। सेक्शन 68 देखते हैं क्या कहती है। 68 कह रही, द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन shall terminate whenever that fine is either paid or lived by process of law। ये कह रहे कि ये जो जुर्माना देने में देरी करने की एवज में जो उसको कारावास हुआ ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये खत्म कर दिया जाएगा। कब खत्म कर दिया जाएगा? जैसे जुर्माना भर देंगे उसी कंडीशन में इसको खत्म कर देंगे। समझ गए ना। मान लिया 100 रुपये का जुर्माना लगाया, सपोज दैट 10,000 का जुर्माना लगाया और 5,000 जमा करा दिए। समझ गए ना। 5,000 जमा करा दिए तो आधा ही कारावास काटना उसको। ऐसा मान के चलिए आप इसको कि 10,000 का जुर्माना लगाया, या तो 10 के 10 भर दिया हूं, अभी 2 ही दिन हुए थे जेल में गए हो, जुर्माना देने में देरी करने की दशा में चाहिए वाली कंडीशन हो, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध, या फिर केवल आपका जुर्माना और कारावास दोनों लगाए हो। दोनों ही कंडीशन की बात कर रहा कि 10,000 का जुर्माना लगाया था, 10 के 10 4 दिन बाद जमा कर दिए, तो फिर वो जो जुर्माना देने में देरी करने की दशा में उसको जेल हुई थी उसको खत्म कर दिया जाएगा। बाकी जो मुख्य कारावास हुआ था अपराध के लिए वो चलता रहेगा एज इट इज, है ना। अब यहाँ 2 शब्द यूज किए गए, कौन कौन से? एक तो कह रहे कि फाइन इज आइदर पेड, या तो उसका पेमेंट कर दिया हूं तो टर्मिनेट हो जाएगा वो इम्प्रिजनमेंट जो आपका जुर्माना देने में देरी करने की दशा में दिया गया था, या लिव्ड बाई प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मीनिंग होगा कानून की प्रक्रिया के द्वारा उसका उद्ग्रहण कर लिया गया हो। तो कानून के अंदर वो प्रक्रिया कहां लिखी हुई है जिसके माध्यम से कानून उस जुर्माने की रकम को वसूलता है? देखिए 2 शब्द यूज किए गए, मैं फिर से पढ़ता हूं। द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कौन सा इम्प्रिजनमेंट? जो जुर्माना देने में डिफॉल्ट करने की वजह से वो जेल में गया है। कब होगा? कि जब या तो वो खुद उसको चुकता कर दे, खुद जमा करा दे, या फिर कानून की प्रोसेस के माध्यम से उसका उद्ग्रहण कर लिया गया हो। तो वो प्रोसेस कानून में कहां लिखी हुई है जिसके माध्यम से कानून खुद वसूल लेते हैं? तो वो है सीआरपीसी की सेक्शन 421 से लेकर के 425। अब देखिए कोर्ट के पास में एक रास्ता है, वो किसी को थप्पड़ मार के या चीजें छीन के इस तरह से तो वो अपने जुर्माने की रकम वसूलेगी नहीं। उसके पास में प्रोसेस है, पूरा का पूरी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया लिखी हुई है 421 से लेकर के 425 सीआरपीसी में। यहां लिखा हुआ है कि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करेगी, कुर्क करेगी, सेल आउट करेगी। सेल आउट करके मान लिया 5,000 का 10,000 का जुर्माना था, अपने पैसा वसूल लेगी और बाकी उसको वापस कर देगी। ये प्रोसेस है कानून की, ठीक है ना। जब सीआरपी चलेगा तो और डिटेल में इसको पढ़ लेंगे, है ना। पहले जब्त करेंगे उसका कब्जा उसका खत्म करेंगे, कब्जा खत्म करने के बाद उसको मतलब कुर्क करेंगे, कुर्क करके फिर उसको सेल आउट करेंगे, ऑक्शन करेंगे, सेल आउट करेंगे, सेल आउट करके जो पैसा आएगा जुर्माने में एडजस्ट कर लेंगे उसको। क्लियर है बात? तो कैरी सेक्शन 68, द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना न अदा करने की दशा में जो कारावास उसके ऊपर अधिरोपित किया गया है, कह रहे कि सेल टर्मिनेट। कब टर्मिनेट होगा? व्हेनेवर दैट फाइन इज आइदर पेड, या तो उसका पेमेंट कर दिया गया हो, या और लिव्ड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, या कानून की प्रक्रिया के द्वारा वसूल लिया गया हो। समझ गए ना। कानून के पास में पूरी प्रक्रिया है अपना पैसा वसूलने की। क्लियर है बात? सेक्शन 69 पर आते हैं हम। 69 में एक बड़ी अच्छी दशा बताई गई कि मान लिया जुर्माना अदा न करने पर
जो कारावास उसके ऊपर इम्पोज किया गया, अगर कुछ पार्ट उसका वो दे देते हैं तो उस कंडीशन में क्या उसी पार्ट में उसको छोड़ेंगे? सपोज दैट आप ऐसे समझिए कि 100 रुपए का जुर्माना लगाएगा और कारावास हुआ 4 माह का। अभी इसके पास में कोई पैसा नहीं है तो 4 महीने इसको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। चोरी का मामला था मान लिया, है ना, चोरी का मामला था और चोरी के मामले में 2 साल की सजा हुई इस व्यक्ति को और 100 रुपए का जुर्माना लगाया। तो 100 रुपये जमा कराने में देरी कर दी तो उसमें एक्स्ट्रा कारावास मिलेगा। मैंने आपको बताया कि 51 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का हो तो 4 माह का देरी करने की दशा में इसको कारावास मिल जाएगा, है ना। इतना महीने एक्स्ट्रा रहने पड़ेंगे इसको। क्लियर है ना बात? अब यहां क्या होगा, अब जुर्माना देने में ये देरी करता है, 15 दिन लेट होगा या 1 महीना लेट हो गया, इस तरह से। अब यहाँ कई सारी कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि 50 रुपये अगर इसने जमा कर दिए तो अब इसको 2 ही महीने रहना, और अगर इसने 25 रुपये जमा करे तो 3 महीने रहना पड़ेगा, और यदि ये 75 रुपये जमा कर देते हैं तो अब 1 ही महीने रहना। समझ, मतलब 25 रुपये का 1 महीना मान लो आप। क्लियर है ना बात? कहने का मतलब यह है जितनी रेशो में आप पैसा, जिस रेशो में, जिस प्रोपोर्शन में आप जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा कराते जाओगे उसी रेशो में आपको छोड़ते चले जाएंगे। वो तो कैलकुलेशन है, पूरा मैथमेटिक्स है। क्लियर है ना बात? जिस रेशो में पैसा जमा करेंगे उसी रेशो में उसके ऊपर जो देरी करने की दशा में जो उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ था उससे टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसको। कोई डाउट है इसमें? पक्का ना? पढ़ते हैं क्या कहती है 69। कह रही इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के लिए जो इम्प्रिजनमेंट फिक्स किया गया था उसके एक्सपायर होने से पहले कह रहे हैं ना, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सच ए प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन द बी पेड और लिव्ड that the imprisonment suffered in default of payment is not less than proposed to the part of the still unpaid fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। समझ गए ना? मतलब कहने का ये है कि जैसे मैंने ये उदाहरण दिया ना आपको कि 100 रुपए का जुर्माना लगाया और 100 में 50 रुपए शुरू में जमा करा दिया और 4 महीने का था इसमें कारावास, तो अब कितना रहना है इसको? 50 तो जमा करा ही दिया इसने, तो 2 ही महीने रहना पड़ेगा। और फिर इसके घर वाले इंतजाम करवा देते हैं अगर 50 रुपए का फिर से, तो ये सारा ही माफ हो जाएगा इसका। लेकिन जो मुख्य कारावास है वो चलता रहेगा, वो नहीं टर्मिनेट होगा, क्योंकि ये व्यवस्था जो की गई ये तो केवल जुर्माना देने में देरी करने के लिए सजा मिलेगी इसको। और बाकायदा जब जजमेंट लिखेगा न्यायालय तो उसमें लिख देगा कि आपको 2 माह का या आपको 2 वर्ष का इस अपराध के लिए इतना कारावास और इतना जुर्माना, और नीचे लिखेगा वो कि अगर जुर्माना नहीं देते तो जुर्माना देने में देरी करने की दशा में, जुर्माना देने में देरी करने की दशा में इतने वर्ष का कैलकुलेट करके देख लेगा, इतने वर्ष का या इतने महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा मिलेगी, नीचे अपने सिग्नेचर। क्लियर है बात? तो इस तरह से ये कह रहे 69 ने केवल इतनी बात बताई हमें कि जिस रेशो में वो भरता चला जाएगा उसी रेशो में उसको छोड़ते चले जाएंगे। सारा भर देगा तो छोड़ देंगे यहाँ पे, लेकिन जिस अपराध के लिए वो जेल गया उसके लिए कोई माफी नहीं है। समझ गए ना? उसके लिए कोई माफी नहीं है। क्लियर है बात? अब सवाल ये पैदा होते हैं कि भाई अगर वो जो उसका जो कारावास है, अगर उस जो मुख्य कारावास हुआ चोरी हत्या लूट डकैती के लिए साथ में जुर्माना भी लगाया या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध था, किसी भी कंडीशन में ले लो आप, कोर्ट के पास कितना टाइम है कि वो अपने पैसा वसूल सकती है? ऊपर लिखा ना कि या तो वो खुद पेमेंट कर देगा या कानून की प्रक्रिया के द्वारा उससे वसूल लिया जाएगा। तो वो कितना टाइमिंग है जिसमें कानून जिसमें जो है ना कानून की प्रक्रिया के द्वारा उस जो अनपेड फाइन है उसका वसूला जा सकता है, तो वह है 6 ईयर, 6 साल। अब यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे कि 6 ईयर कब से हम देखेंगे, तो देखिए सेक्शन ही बताएगी हमें, द फाइन और एनी पार्ट, फाइन या उस फाइन का एनी पार्ट का मतलब क्या हो गया? तो 100 रुपए लगाए थे और 50 रुपए जमा कर दिए, 50 रह गए, तो एनी पार्ट आ गया ना जो बचा हुआ। ये कह रहे द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन अनपेड, केवल वो वाला पार्ट जो रिमेन रह गया है।
समझ गए ना। जो अनपेड है 100 रुपये का लगाया था जुर्माना, 50 रह गए, 50 शुरू में जमा करा देते, या 75 जमा करा दिए और 25 रुपये रह गए, तो ये अनपेड हुआ ना। इसकी बात करें, रिमेन अनपेड मे लिव्ड एनी टाइम विद इन 6 ईयर, मतलब कानून की प्रक्रिया के द्वारा उसको 6 साल के अंदर अंदर वसूल सकते हैं, उसके बाद नहीं, 6 साल के अंदर अंदर वसूल सकते हैं। आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस। देखिए बिल्कुल जवाब यहां से आएगा और आपको कुछ भी नहीं देखना, बेरेक्ट ही हमें पढ़ना सिखाता है कि मुझे कैसे पढ़ना, समझ गए ना। बुक नहीं सिखाएगी आपको, बेरेक्ट ही सिखाएगा कि मुझे कैसे पढ़ना। तो क्या कह रहे, विद इन 6 ईयर, लेकिन 6 ईयर कब से देखोगे, जब वो मुख्य कारावास चोरी हत्या लूट डकैती के लिए जो जेल गया था तब से काउंट करना शुरू करेंगे, या ये जो ये वाला कारावास हुआ था उसका डिफॉल्ट होने की वजह से जो उसका जेल भेजा गया था, जुर्माना अदा करने में देरी करने की दशा में जो जेल हुई थी, यहां से काउंट करेंगे, या ये सजा पूरी होने के बाद काउंट करेंगे। तो देखिए साफ साफ कह रहे 6 ईयर, कब से, आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, समझ गए ना। बिल्कुल जब से सजा शुरू हुई, हाँ नहीं पहले यही वाली कटवाएंगे इससे, कोई सी ले लो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। मान लिया चोरी के मामले में 2 साल का तो कारावास हुआ प्लस 5,000 का जुर्माना, जुर्माना नहीं है इसके पास में तो 9 महीने का एक्स्ट्रा कारावास मिलेगा इसको, 1/4 कर लेंगे इसका, है ना। तो ये 9 महीने का जो पहला दिन था, समझ गए ना, तब से लेकर के 6 साल का टाइमिंग है। 6 साल कोर्ट के पास में टाइम है विधि की प्रक्रिया के द्वारा उस पैसे को उससे वसूलने का, उद्ग्रहण करने का, वसूलने का उससे, समझ गए ना। उसके बाद नहीं, उसके बाद तो लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा, उसके बाद वो खुद जमा करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कानून जो है ना, न्यायालय कानून की प्रक्रिया के द्वारा जो वसूल सकते हैं वो 6 साल है। 6 साल का टाइम थोड़ा नहीं होता, समझ गए ना, 6 साल का टाइम है। तो कह रहे इफ द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन अनपेड, जो अनपेड रह गया है, मे लिव्ड एनी टाइम विद इन, क्या कह रहे, कानून की प्रक्रिया के द्वारा उसको वसूल लिया जाएगा, कब तक, 6 विद इन 6 ईयर। और 6 ईयर कब से, आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर। मतलब आगे ये कह रहे कि यदि वो 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए longer period than 6 years, then at any time previous of the expiration of that period, and the death of the offender do not discharge for the liability or any property which would offer his death be legally liable for his debt। पहले यहां से यहां तक पढ़ते, कह रहे for a longer period than 6 years। आगे ये कह रहे कि पहली बात तो यदि 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की सजा हुई तो कुल मिलाकर के 6 साल का टाइम है। मान लिया 2 साल बाद वो जेल से छूट जाता है, समझ गए ना, 2 साल बाद जेल से छूट जाता है, तो कोर्ट के पास कितना टाइम बचा, 6 - 2, 4 साल और बचे। चाहे प्रॉपर्टी को कुर्क करे, कुछ भी करे, पैसा वसूल ले अपना। कोई बाइक है, कोई कार है, या कोई जमीन है उसकी बेचे कोचे, उसको कुर्क करे, कुर्क करके अपने पैसा वसूल कर ले। लेकिन 6 साल का टाइम कम नहीं होता, समझ गए ना, उससे 6 साल के अंदर वसूल सकता है। लेकिन अगर सजा ही 6 साल से ज्यादा की हुई हो सकती है, सजा 6 साल से ज्यादा की भी तो हो सकती है। सपोज दैट सजा हुई उसको 7 साल की, सजा हुई उसको 9 साल की, प्लस जुर्माना, जुर्माना देने में देरी करता है, समझ गए ना, तो यहां 6 साल से ज्यादा का टाइम मिल जाएगा कोर्ट को अपना पैसा, जुर्माने की रकम को वसूल करने का, है ना। कितना मिला, 6 साल तो ये पहला दिन जब से शुरू हुआ, और 6, 7, 8, 9, 3 साल ये प्लस 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि 6 साल से कम का पनिशमेंट उसको मिला तो कोर्ट के पास टोटल टाइम है 6 साल, और यदि 6 साल से ज्यादा ही जेल के अंदर रहे वो, तो फिर जितना भी रहे उतने टाइम कोर्ट के पास भी है। आगे फिर बड़ी अच्छी बात आगे फिर गई, कह रहे कि एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर, यदि ऑफेंडर मर जाता है क्या जुर्माने की रकम को छोड़ दे जाएगा? तो भाई साहब न्यायालय अपनी रकम नहीं छोड़ेगा, सरकार है। तो आगे कह दिया, प्रोविजन डाल दिया, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फॉर द लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड ऑफर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेब्ट। मतलब उसकी मृत्यु अगर हो जाए, अगर वो मर जाए, ऑफेंडर यदि इसी दौरान मर जाए, तो क्या जुर्माने से पीछा छूट जाएगा उसका? बिल्कुल नहीं छूटेगा।
अभी अभी बर्डन किसके ऊपर था उस जुर्माने को अदा करने का, ऑफेंडर के ऊपर। अब आगे कह रहे कि अगर ये मर भी जाए ना तो इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो लायबल हो जाएगी, इसके मरने के बाद भी इसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जाएगा और कोर्ट अपने पैसा वसूल लेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे कह रहे लीगली लायबल फॉर हिज डेब्ट, समझ गए ना, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे पैसा वसूला जा सकता हो, जिससे जुर्माने की रकम वसूली जा सकती हो। सपोज दैट एक प्रॉपर्टी थी, या ये ऑफेंडर है, ये मर जाता है, ये प्रॉपर्टी है, बल्कि 2 प्रॉपर्टी है इसके पास में, और ये वाली प्रॉपर्टी से मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले रखा 10 लाख का, तो इस प्रॉपर्टी को नहीं सेल आउट कर सकती, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी लीगली लायबल नहीं है, समझ गए ना, ये वाली है, इस पर कोई बर्डन नहीं है पहले से ही, इस वाली को सेल आउट करेंगे। क्लियर है ना बात आपको? तो ये सेक्शन हमारी 57, 63, 64, 65, 67 और 68, 69 और 70 तक का हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का इतना ही, कल नेक्स्ट देखेंगे 71 से। कोई सवाल आपको हो तो आप